हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था तो यूक्रेन और अमेरिका के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसकी आलोचना की गई थी। अब जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वो यूक्रेन का दौरा करेंगे और हो सकता है कि अगस्त माह में ये दौरा हो भी जाए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सीनेट में भारत के पक्ष में एक ज़बरदस्त विधेयक पेश किया गया है। वो विधेयक क्या है, आज की चर्चा में हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से यह कोशिश की जा सकती है कि भारत को अमेरिका के टॉप अलाइज की श्रेणी में स्थान दिया जाए और निश्चित तौर पर भारत की विदेश नीति के लिहाज से, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देना चाहूँगा कि स्टडी IQIAS की P2I बैच की शुरुआत हो चुकी है 27 जुलाई से शाम में 6 बजे से। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में मॉनसून धमाका सेल के जरिए आप और भी कम फी में और भी एफोर्डेबल फी में इस कोर्स को खरीद सकते हैं। मात्र 24,999 रुपये में आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके जरिए आप कंप्लीट जीएस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही यदि आप प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फ़ी वापस हो जाएगी और जीएस की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो आपके लिए एक खास अवसर है, जल्द से इस अवसर का लाभ उठाइए और जीएस की तैयारी को और पुख्ता कीजिए। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया गया है। क्या है विधेयक का नाम? अमेरिका भारत रक्षा सहयोग विधेयक। ध्यान से समझिएगा, कई बार इस तरीके से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। इस विधेयक की कई सारी खास बातें हैं। पहली बात यहां पर यह कही जा रही है कि जिस तरीके से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और नाटो के बाकी जो सहयोगी देश हैं उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की रणनीति अपनाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, वैसे ही हम भारत के साथ भी इस तरीके से पॉलिसी अपना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के संबंध में भारत को जापान, इजराइल, कोरिया और नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा देने की बात यहाँ पर किसके द्वारा की जा रही है? तो इस विधेयक के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि देखिए साहब, भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए जिस तरीके से खतरे हाल के समय में बढ़ रहे हैं, वैसे में हमें भारत का समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसे सुरक्षा सहायता प्राप्त करने से रोका जा सकेगा अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा संदेश अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि इन केस पाकिस्तान इस तरीके की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो फिर अमेरिका जिस तरीके से सुरक्षा सहायता पाकिस्तान को अभी तक देता रहा है उसे देना बंद कर दिया जा सकेगा और ये निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह भी कहा गया है कि दुश्मनों को रोकने के लिए भारत को जरूरी सुरक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा रक्षा, सिविल स्पेस, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और आर्थिक निवेश के संबंध में भारत के साथ अमेरिका अपना सहयोग जारी रखेगा। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि भारत को वर्तमान में भारतीय सेना के द्वारा रूसी उपकरणों की खरीद का जो काम किया जाता है, यानी कि भारतीय सेना रूसी उपकरणों की खरीद करती है बहुत बड़े पैमाने पर, ये दुनिया जानती है। इस संदर्भ में जो अमेरिका का काटसा है उसके प्रतिबंधों से भारत को सीमित छूट दी जाएगी। काटसा का मतलब क्या हुआ? काटसा का मतलब यह हुआ कि काउंटरिंग, मैं यहां पर लिख देता हूं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, है ना।
चूंकि CAATA से काटसा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसके आशय को समझ जाएं। इसमें यह कहा जाता है कि अमेरिका के जो भी विरोधी हैं, एडवर्सरी हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये जो कानून है ये लागू किया गया है। प्रतिबंधात्मक कानून के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे उत्तर कोरिया की बात ये हम कर लें, या फिर ईरान की बात हम कर लें, या फिर रूस की बात हम कर लें। यदि कोई देश उत्तर कोरिया, ईरान, रूस जैसे देशों से कोई भी हथियार की आपूर्ति करते हैं, कोई भी हथियार वो आयात करते हैं, तो अमेरिका उनके अगेंस्ट में प्रतिबंध लगा सकता है अपने लेवल पर। लेकिन भारत को यहाँ पर सीमित छूट देने की पेशकश की गई है और पहले भी ऐसी छूटें दी गई हैं अमेरिका के द्वारा भारत को, है ना। तो ये सारी चीज़ें भारत के पक्ष में दिख रही हैं। इसके अलावा भारत को अमेरिकी रक्षा सामग्री, रक्षा सेवाओं के संदर्भ में जो भी सहायता हो सकती है, फिर डिजाइन को लेकर के या फिर निर्माण सेवा आदि के संदर्भ में जो भी प्रस्ताव, प्रमाण पत्र हैं, उसको स्वीकार करने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए और इससे निश्चित तौर पर भारत को लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसमें और क्या बातें कही गई हैं कि सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेश मंत्री को अधिकृत किया गया है। 2 वर्षों के लिए भारत को अतिरिक्त रक्षा सामग्री तेजी से यानी शीघ्र भेजने की भी बात इस विधेयक में की गई है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण सहयोग का विस्तार करने की भी बात इस विधेयक के अंतर्गत कही गई है। यानी कई सारी बातें जो कि भारत के पक्ष में यहाँ पर दिख सकती हैं, वो यहाँ पर इस विधेयक में शामिल की गई हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि ठीक है, आपने इतनी सारी बातें तो बता दी, इससे भारत को क्या लाभ मिल सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और चीन को काउंटर करने की दरकार अमेरिका को भी है इस पार्टिकुलर रीजन में, वहीं दूसरी तरफ भारत भी कहीं ना कहीं दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में चीन को एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश करता रहता है। और ऐसे में ये जो विधेयक है, ये विधेयक चीन के अगेंस्ट में भारत को बढ़त दिला सकता है ना, क्योंकि भारत के पक्ष में ये सारा मामला यहाँ पर सामने दिख रहा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अमेरिका भारत रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य साझेदारी को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि इस विधेयक के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत को विशेष बढ़त मिल सकती है इसके जरिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक रूप से और सैन्य बढ़त भी भारत को इसके माध्यम से मिल सकती है, जो कि निश्चित तौर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और अधिक मजबूत करेगा। इसके अलावा जो कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी हमें सावधानी से समझने की ज़रूरत है। पहला जो एक महत्वपूर्ण चैलेंज है वो ये कि देखो, इस बार 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ये विधेयक कितना अधिक फ्रूटफुल होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो चुनावी वर्ष होने के कारण इस विधेयक के बहुत आगे बढ़ने की संभावना नहीं देखी जा रही है ना। विधेयक पेश तो कर दिया गया है सीनेटर के द्वारा, लेकिन ये कितना अधिक इम्प्लीमेंट हो सकेगा, कितना इस पर सहमति बन पाएगी, ये आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। इसके अलावा इस संदर्भ में जो एक खास चुनौती है वो ये है कि रूस के साथ भारत का जो वर्तमान में संबंध रहा है, क्या इस पर कोई असर पड़ सकता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका भारत को और अधिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यदि भारत को और अधिक वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं रूस के लिए एक चुनौती की स्थिति सामने आ सकती है। भारत की तरफ से तो नहीं, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी संभावना देखी जा सकती है। इसके अलावा चीनी बौखलाहट से हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत चीन सीमा पर आक्रामकता की संभावना भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जाहिर सी बात है, जब अमेरिका इस विधेयक के माध्यम से भारत को हर स्तर पर सहायता देने की पेशकश करेगा तो निश्चित तौर पर चीन तो बौखलाएगा ही, और यदि चीन बौखलाएगा तो जिस क्षेत्र में वो अपना दबदबा स्थापित करता है, दबदबा और बढ़ाना चाहता है, उस क्षेत्र में वो हो सकता है कि कुछ और भी गलत कदम उठाए, जिसके कारण भारत को उसका नुकसान भी हो सकता है या फिर भारत को चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन परिस्थितियों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस विधेयक के माध्यम से
जो कुल मिलाकर के कोशिश की जा रही है वो ये कि भारत को किसी भी रूप में अमेरिका के साथ अट्रैक्ट किया जाए और हर स्तर पर भारत को सहायता देते हुए भारत के साथ में जो संपर्क है, संबंध है, रक्षा सहयोग है, वैदेशिक संबंध है, उसे और बेहतर बनाया जाए ताकि चीन और रूस जैसे देशों को काउंटर करने में आगे आने वाले समय में आसानी हो सके। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि भारत अपने स्तर पर, भारत अपनी कूटनीति के स्तर पर, भारत अपनी विदेश नीति के स्तर पर इस कदम को मद्देनजर रखते हुए क्या अपना पक्ष रखता है। ठीक है जी, ये सारी स्थितियां यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई भी कि वो ये है कि स्टडी IQ IAS की P2I बैच की शुरुआत हो चुकी है 27 जुलाई से शाम में 6 बजे से। यदि आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो मॉनसून धमाका सेल का लाभ उठाइए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 24,999 रुपये में आप इस कोर्स को बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के GS की कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा में। मुझे उम्मीद है आपको यह लेक्चर, यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे dilip.kumar@studiiq.com पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप यदि इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। उससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।